नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी कहानी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। अपन कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसका पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक महाविद्यालय के शिक्षक का बहुत आदर करते थे। गांव वालों का कहना था कि महाविद्यालय में इतने कमरे खाली है, उसी में प्राथमिक स्कूल लग जाता तो ठीक था। प्राचार्य और कमेटी के लोगों को ऐतराज नहीं था, किंतु एक दिक्कत थी। स्कूल के बच्चों का हल्ला बहुत होता था। स्कूल के शिक्षकों का कहना था कि वे बिना हल्ला किए पढ़ाएंगे और पढ़ाते समय खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे। स्कूल के बच्चों को जब से ये मालूम पड़ा कि महाविद्यालय के कमरे उनके हल्ले गुल्ले के कारण नहीं मिल पाएंगे, तो छोटे छोटे बच्चों ने हल्ला गुल्ला करना, चिल्लाना करीब करीब बंद कर दिया था। आपस में झगड़ा करते थे तो चुपचाप केवल शिक्षक को पढ़ाने का हल्ला होता था। बच्चे आपस में फुसफुसाकर बात करते थे। छोटे छोटे बच्चों के होठ चुप रहने के इशारे के रूप में एक उंगली की आदत की तरह रहती थी। शिक्षक नहीं होते तो लगता था कि कक्षा में कोई नहीं, ऐसी शांति होती थी। परंतु जाकर देखने से मालूम होता था कि 40 लड़के लड़कियां में आधे से अधिक होठ पे उंगली रखे चुप है और बाकी बिना उंगली रखे अपने मुंह में उंगली रखे आते जाते दिखते थे। महाविद्यालय के सामने एक हैंडपंप था। बीच में पानी पीने की छुट्टियों में बच्चे और लड़के जरूर पानी पीते थे। गिलास से पानी पीने के लिए स्कूल और महाविद्यालय दोनों जगह घड़े और चंबू रखे थे। घड़े से निकालकर गिलास से पानी पीना प्राचार्य और शिक्षकों से लेकर प्राथमिक स्कूल के बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। महाविद्यालय के प्राचार्य पानी पीने हैंडपंप तक जाते थे। कभी उनके साथ शिक्षक होता, क्लर्क होता तो चपरासी, और जो हैंडपंप चलाता था। शाला के पीछे तालाब था। तालाब के किनारे पेशाब करने की आड़ बना दी गई थी। आठ लड़के एक साथ पेशाब करते थे। फिर भी इतनी आबादी नहीं बढ़ी थी कि पेशाब करने के लिए तालाब बनाया जाता। जब महाविद्यालय के प्राचार्य अकेले बाहर आते तब तो समझ जाते कि पानी पीने नहीं, पेशाब करने निकले हैं। प्राचार्य जब उठकर खड़े होते तो कहते बाहर चला जाए, तो यहाँ बैठे शिक्षक भी उठ जाते थे कि पानी पीने जा रहे हैं। जब पेशाब करना होता तो प्राचार्य बतला देते पानी नहीं पीना है, तब ये अकेले जाते थे। तालाब को देखने से पता नहीं चलता था कि तालाब पहले बना था या दऊ का बाड़ा। एक कच्चे तालाब की प्राचीनतम पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। तालाब के किनारे कोई मंदिर नहीं था। मंदिर की प्राचीनता से तालाब की प्राचीनता का अंदाजा होता, परंतु तालाब नया नहीं था। राहत कार्यों के बाद यह गहरा और बेडोल हो गया था। तालाब का पानी अनायास नहीं दिखता था। ऊंची मिट्टी की दीवार के अंदर पानी था। तालाब वहीं अच्छे दिखते थे जिनकी ऊंचाई जमीन की सतह से बराबर होती थी। जमीन के समतल के बाद तालाब का समतल होता था। जमीन के समतल के बराबर पानी का समतल होता था। जितनी पुरानी मिट्टी और जल था, तालाब उतना ही प्राचीन लगता था। यह इतना प्राकृतिक और प्राचीन लगता था कि वहाँ जमीन होते होते पानी हो गया। किनारे किनारे घास, फिर कमल की पत्तियां, यानी जितनी पुरानी घास, वनस्पति और कमल प्राचीन, उतना ही पुराना तालाब। इस तालाब में कमल नहीं था, जबकि सड़क के ऊपर मिट्टी डालने के लिए सड़क के किनारे जो गड्ढे खोदे जाते थे वे पहली बरसात के डबरे हो जाते थे। 1-2 साल बाद उनमें कमल की एक छोटी गोल पत्ती दिख जाती थी। 2-1 और बरसात के बाद एक छोटा सफेद कमल खिल जाता था। रघुवर प्रसाद का एक कमरे का घर था। 30 रुपये महीना कमरे का किराया देते थे। बिजली का मीटर अलग था। उनका कमरा बीच में था। आजू बाजू एक एक कमरे और थे, वे भी किराए से उठे थे। उन दोनों कमरों में परिवार थे। रघुवर प्रसाद के माता पिता और छोटा भाई 50 किलोमीटर दूर धर्मपुर में रहते थे। बस से कम 1.5 घंटे का रास्ता था। रघुवर प्रसाद पत्नी और गृहस्थी के हिसाब से चीजें इकट्ठी कर रहे थे और एक चारपाई छोड़ी थी। फिर भी उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि उनको एक चारपाई और खरीदनी चाहिए या नहीं।
पति पत्नी एक ही चारपाई पर रात भर सोते हैं या उनको जरूरी सत्य नहीं लगता था। रात भर का जरूरी सत्य न हो पर कुछ देर का तो सत्य तो था। फिर भी इस सत्य को आड़ में रखने के लिए उनके पास दूसरा कमरा नहीं था। यदि दो चारपाई होती तो यह सत्य दूसरी चारपाई की आड़ में होता। रघुवर प्रसाद की बड़ी बहन इसी शहर में थी। जीजा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लर्क थे। बड़ी बहन ने शक्कर, चाय पत्ती, जीरा, राई इत्यादि चौके की चीज़ों के लिए टीन के और प्लास्टिक के पुराने डिब्बे दिए थे। आटा रखने के लिए टीन का सुंदर नया डिब्बा था। यह अस्पताल के प्लस्तर का खाली डिब्बा था। पता नहीं बड़ी बहन को कहाँ से मिला था। गोल बाजार ने खाली डिब्बों की दुकानों से शायद खरीदा हो। जीजा के घर किसी का हाथ पैर नहीं टूटा था या जीजा के किसी कंपाउंडर दोस्त ने दिया हो। तेल एक बोतल में था। चावल दाल के डिब्बे में थे। चावल दाल और आटा वे झोले में रखना चाहते थे। चूहों के कारण इरादा बदल दिया। कमरे के सामने उनके हिस्से की पर्ची में बैटरी के खोखे में 3 गमले रख दिए। एक गमले में तुलसी लगी थी, 2 गमलों में शोभा के पौधे लगे थे। बैटरी के खोखे भी बड़ी बहन ने दिए थे। कमरे के दाहिने कोने को चौका बना दिया था। उसी तरफ दूसरे कोने में एक गुंडी और एक घड़ा रखा था। वहाँ दीवार से बाहर नाली के लिए एक मुहाना बना था। दीवार में 2 अलमारी बनी थी, पल्ले नहीं थे। लकड़ी के तख्तों से अलमारी के खाने बने थे। पता नहीं कौन सी लकड़ी थी। तख्ते टेढ़े हो गए थे। उसमें अखबार बिछाकर उन्होंने किताबें जमा दी थी। फर्श काले पत्थर का था। यह फर्शी पत्थर कहलाता था। पास में एक बैल सोडा नाम का गांव था। वहाँ इस पत्थर की खदान थी। बैलगाड़ी और ट्रक से लदकर खदान से इधर उधर पत्थर जाता था। मकान से कुछ दूर हटकर पीछे बनी थी। 3 कमरे के परिवार के लिए 3 चटिया लाइन बनी थी। शादी के बाद रघुवर प्रसाद 8 रुपये महीने के हिसाब से एक टट्टी में ताला लगाने लगे थे। टट्टी का ताला एकदम नया था। टट्टी में बिजली नहीं थी। रात को टॉर्च या डबरी लेकर जाना पड़ता था। टट्टी का दरवाजा जमीन से 6 इंच ऊंचा था। बाहर डबरी रख देते तो फिर बंद दरवाजे के नीचे से उजाला हो जाता था। 30 रुपये का कमरा, 8 रुपये की टट्टी का अनुपात ठीक नहीं बैठता था। टट्टी का किराया और कम होना था। घर गृहस्थी के टट्टी के इंतजाम में वे ठगा गए थे। यह जरूरी था। पैदल कुछ दूर आने जाने के बाद भी रघुवर प्रसाद को टेम्पो नहीं मिला। टेम्पो भरे जाते थे। घुसने की जगह नहीं होती होगी, इसलिए रोकने से नहीं रुकते थे। जब भी टेम्पो की आवाज़ आती तो वे रुककर पीछे देखने लगते। रुककर उन्होंने पीछे देखा, एक टेम्पो आ रहा था। टेम्पो के पीछे उन्होंने हाथ भी आता दिखा। पानी बूंद बूंद गिर रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस टेम्पो में जगह नहीं मिली तो वे हाथी पर बैठ जाएंगे। टेम्पो को उन्होंने रोका। टेम्पो रुका नहीं। उन्हें लगा टेम्पो में जगह थी। टेम्पो वाले ने उन पर ध्यान नहीं दिया होगा। हाथी के आने में भी समय लगेगा। तब वह 4 टेम्पो निकल गए। किसी न किसी में जगह मिल जाएगी। टेम्पो नहीं आ रहा था तो हाथी आते आते समीप आ गया। बाबू चलेंगे? युवा साधु ने पूछा। छत्ते के नीचे से उन्होंने हाँ कहा। ऊपर से साधु को छत्ते की आड़ में उनका सिर हिलाना नहीं दिखा होगा, पर हाँ कहना सुनाई दिया होगा। वे छत्ता ताने खड़े रहे। साधु ने हाथी से चिल्लाकर फिर प्यार से बुदबुदाकर कुछ कहा तो हाथी ने धीरे से नीचे बैठ गया। साधु ने किसी मंत्र से हाथी को बैठाया। तब रघुवर प्रसाद मंत्र मुग्ध खुद अपने हाथी पर चढ़ने का रास्ता वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। शायद उन्हें लगा हो कि अपने को हाथी पर बैठा हुआ पा लेंगे। नीचे हाथ बढ़ाकर साधु ने रघुवर प्रसाद को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। छत्ता उन्होंने बंद कर दिया। उसी रस्सी पकड़कर किसी तरह वे ऊपर चढ़ गए। हाथी का शरीर बहुत खुरदरा था। संभल कर कहकर हाथी को कुछ कहा तो हाथी खड़ा हो गया। हाथी इतना ऊंचा होगा इसका अंदाजा नहीं था। बूंदाबांदी हो रही थी। बूंद छत्ता हाथ में था। जिस हाथ में छत्ता था हाथ से
भी वे रस्सी रस्सी किसी तरह पकड़े हुए थे। कुछ डर या संभल कर बैठे होने के कारण वे झुके हुए थे। घबराइए नहीं, गिरेंगे नहीं, हाथी आपको गिरने नहीं देगा, समझदार है। हाथी की रीढ़ की हड्डी उन्हें उन्हें गड़ रही थी। रीढ़ की हड्डी थी या रस्सी, यह निश्चित करने के लिए थोड़ा खिसकना पड़ता। शुरुआत में तो वे ज़्यादा झुके रहे। कुछ देर बाद तनकर बैठ गए। हाथी पर बैठने का उनका संतुलन में मिल गया था। वे जूता पहने हुए हाथी पर चढ़े थे। जूते पहने हुए हाथी पर चढ़ना था या नहीं उन्हें मालूम नहीं था। साधु ने भी नहीं टोका था। घर की तरह ऑटो वाली जगह पहुंचकर साधु ने पूछा, इधर? उन्होंने बताया। घर उन्हें दिखने लगा था। उन्हें लगा घर के सामने कुछ चहल पहल है। औरत दिख रही थी, आस पड़ोस में आ जा रही थी। छोटे बच्चे खेल रहे थे। ढोलक और मंजीरे के साथ गवई सुनाई दे रही थी। शायद उनके घर में ही या उनका दिल धड़कने लगा। दिल जितनी जोर से धड़क रहा था हाथी के ऊपर नीचे के कारण उतना नहीं था। कुछ देर पहले से पानी बंद हो गया था और हल्की हल्की सी धूप निकल आई थी। वे हाथी पर बैठे बैठे देख रहे थे कि एक औरत ने उनके कमरे पर चारपाई निकाली और सामने के पेड़ के नीचे ढाल दिए। दूसरी ने दरी लाकर बिछा दी। शायद पिता थे। पड़ोस के कमरे से निकलकर वे चारपाई पर बैठे, फिर लेट गए। उन्होंने खटिया पेड़ के नीचे से सरकाई, फिर लेट गए। हवा चलने से पत्तियों से पानी टपकता होगा। बच्चों को दूर से हाथी दिखा, वे चिल्लाने लगे। पिता उठकर बैठ गए। उन्हें यह थोड़ी समझ आ रहा था कि हाथी पर उनका रघुवर प्रसाद बैठा है। सामने औरत बच्चे इकट्ठे हो गए। वही घर है, उनके मुंह से निकला। कुछ उत्सव है क्या? नहीं, गांव से पिताजी आए हैं, उसे घर नहीं बताना था। पहले उत्तर जाते तो अच्छा था, तमाशा हो जाएगा। उन्हें झेप लग रही थी। हाथी से उतरते भी नहीं बनेगा। उतरते उतरते गिर पड़े तो। हाथी ठीक पिता की चारपाई के पास खड़ा हुआ। पिता ने तब भी नहीं पहचाना। पिता चारपाई से उठकर हाथी से कुछ दूर खड़े हो गए थे। चारपाई भी उन्होंने हटा लिया था। तभी उन्होंने पहचाना कि हाथी पर उनका बेटा। पड़ोस की औरतें बच्चों ने भी पहचान लिया। एक औरत ने चिल्लाकर कहा, अरे रघुवर प्रसाद हाथी से आया है। बच्चे हो चिल्लाने लगे। अंदर पत्नी होगी तो उसने भी सुना होगा। शायद उस औरत ने पत्नी को सुनाने के लिए चिल्लाया हो। पत्नी का जी धक धक से किया होगा। एक क्षण में उनका मन भी रघुवर प्रसाद को हाथी से आया देखने का हुआ होगा। हाथी पर बैठकर आना खुशी की बात तो होती होगी, थोड़ी बहुत शान भी हो। रघुवर प्रसाद के उतरने के लिए हाथी नीचे बैठाया गया। रघुवर प्रसाद हाथी से संभल कर उतरे। उन्होंने 1 रुपये का सिक्का निकाला। तब तक हाथी खड़ा हो गया। सिक्का देकर साधु ने मुस्कुरा कहा, हाथी को दे दीजिए। हाथी को सिक्का कैसे दें? ये भी हथेली फैलाए ठीक से सोच भी नहीं पाए थे कि हाथी ने हथेली से उनके सिक्कों को सूंड से उठाकर साधु को दे दिया। अच्छा, कल मिलेंगे मित्रवत, हाथी सवार ने कहा। अच्छा, धीरे से रघुवर प्रसाद ने कहा। हाथी के जाने से एक बड़ी जगह मिल गई थी। यह तो था कि हाथी आगे आगे निकलता जाता तो पीछे पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। जाते हुए हाथी को उंगली से छूने का मन रघुवर प्रसाद का हुआ था। हाथी के हटते ही दरवाजे के पास खड़ी औरतों ने उन्होंने पत्नी को एक झलक ढूंढा और पिता के पैर छुए। पत्नी उन्हें नहीं दिखी। पड़ोस की औरतें कमरे में थी, इसलिए विश्वास था कि कमरे में होगी। हो सकता था माँ हो, पत्नी न आई हो। माँ से मिलने औरतें आई हो, पर गव नहीं क्यों होगी? क्या पत्नी नहीं आई होगी? उनका मन स्थिर नहीं था। वे हाथी से उतर गए थे, पर मन अचानक घुड़सवारी करने लगा था, जो पत्नी के आने और न आने की तरफ दौड़ता रहता था। कहीं रुकता नहीं था, न तो आने पर रुकता, न ही जाने पर रुकता। पिता ने रघुवर प्रसाद को बहुत मन से आशीर्वाद दिया। हाथी वाले को चाय नहीं पिला देते? याद नहीं रही, कल पिला देना। पिता ने सोचा कि वह महाविद्यालय आना जाना हाथी से करता है। कितनी देर हो गई आए तुम? रघुवर प्रसाद ने पूछा। घंटा 2 घंटा हुआ होगा। पड़ोसियों को मालूम पड़ा तो ढोलक लेकर गवाही करने लगी। बहू अंदर है, बहू को पहुंचाने आया था। तुमको छुट्टी तो मिलेगी नहीं, तुम्हारी माँ पीछे पड़ी है। बहू को पहुंचा दो। बहू का मन नहीं लग रहा, उदास रहती थी। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही होगी। धीरे से संकोच से उन्होंने कहा, यह पिता
या नहीं सुना होगा। घर पैसे थोड़ा ज़्यादा भेज दिया करो, छोटू की बीमारी में इस बार पैसे खर्च हो गए। 20 दिन बुखार में पड़ा रहा, आने पर बहू ने बहुत सेवा की, तब तक वह ठीक हो गया। अब एकदम ठीक है। तुमको चिट्ठी लिखे तो थे, चिट्ठी नहीं मिली। आश्चर्य से रघुवर प्रसाद ने कहा, पत्नी ने भी लिखी हो और न मिली हो? पत्नी क्यों लिखेगी, वह भी नहीं लिख सके जब। कितने दिन पहले लिखे थे? कुछ दिन हो गए। महाविद्यालय के पत्ते से तो नहीं भेजे, घर के पत्ते से भेजे थे। पोस्टमैन से पूछूंगा, पूछते रहने से वह चिट्ठी देना भूलेगा नहीं। अच्छा, हाथ मुंह धो लो, चाय पी लो, थके हो, पिता ने कहा। अम्मा आई? अम्मा नहीं आई, कैसे आती, वहाँ कौन देखता। आपने चाय पी? हाँ पी ली। देखो कप खटिया के नीचे धरा है, कप ले जाना, इसी में धो के पी लेना। ज़्यादा कप बसी नहीं निकाला करो, टूट जाती है। जी हाँ, ज़्यादा कप बसी नहीं है, यही एक कप बसी है जिसे रघुवर प्रसाद ने उठाया। कप उठाते उठाते रघुवर प्रसाद ने कमरे की तरफ देखा। कमरे में एक अंदर दो देहरी के पास उन्होंने कप रख दिया। स्टोव जलने की गंध थी। उनके कप रखते ही एक खिड़की से कप उठाया और उसे धोने कुंडी की तरफ कोने में चली गई। रघुवर प्रसाद जूता उतारते सीढ़ी की तरफ इस तरह बैठ गए कि अंदर से नजर आए। स्टोव पत्नी के पास रखा होगा। कोने से किसी औरत ने स्टोव उठाया होगा और कहा होगा, अब रघुवर प्रसाद के लिए चाय बनाओ। एक लड़की चाय के लिए गुंडी से पानी ले आई। किसी ने छन्नी दिया होगा, किसी ने शक्कर, चाय पत्ती पत्नी के पास सरका दी होगी। रघुवर प्रसाद जूता उतारकर पिता के पास बैठ गए। अम्मा ठीक है, ठीक है। हर बार खाते समय एक बार ठसका जरूर लगता है, खांसते खांसते बेदम हो जाती है। डॉक्टर को बताए थे, होम्योपैथी वाले को दिखाते रहते हैं। होम्योपैथी की दवा भी महंगी हो गई है, एक छोटी सी 5 रुपए की हफ्ता पर दवाई चलती है। एक छोटी लड़की बहुत धीरे धीरे कदम रखते हुए चाय न छलके जैसी रस्सी पर चल रही हो रघुवर प्रसाद को आते देखी। उसी के लिए चाय होगी। वे आगे बढ़ गए और लड़की के हाथ से कप ले लिया। उसके लिए ले जा रही हो, देने के से पहले वह छीन कर ले गए। इस तरह लड़की ने रघुवर प्रसाद को देखा और दुखी होकर लौट गई। चाय और पियेंगे? नहीं। जब आए होंगे तो कमरे में ताला बंद होगा। रघुवर प्रसाद को चाय पीते पीते याद आया कि ताला बंद था। ताला कैसे खुला होगा? तुम एक चाबी दे गए थे ना? अच्छा हुआ वही ताला लगाया था, दूसरा ताला लगता तो परेशानी होती। क्या परेशानी होती? पड़ोसी अच्छे हैं, तुम्हारे आने तक वही रहते। तुम्हारे पास तो एक ही ताला था, एक नया ताला और लिया था। काहे के लिए? टट्टी के लिए। टट्टी के लिए क्यों? वहाँ चोरी होने का कौन सा डर था? चोरी नहीं, भीड़ रहती है, समय पर खाली नहीं मिलती। अरे इतना बड़ा मैदान तो है खेत में। नहीं जी, एक ताला तुम निकाल कर रख देना, मैं ले जाऊंगा। पैरा कोटा में लगाऊंगा। पैरा चोरी चला जाता है, बड़ी मुश्किल से एक गाय का चारा जुटा पाता है। टट्टी किराए से कोई मनाही थोड़ी थी। कल एकदम नहानी घर किराए से ले लेना, एक चौका किराए ले लेना। जब गुजारा करना पड़ता तुम्हारी तनख्वाह तो किराए में चली जाती, घर क्या बेचोगे? रघुवर प्रसाद ने सोचा, पिता टट्टी का किराया न पूछ ले, इसलिए तुरंत कहा, बस में कोई ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई। नहीं, रघुवर प्रसाद को पिता कमज़ोर लग रहे थे। पिता से तबीयत के बारे में पूछेंगे तो अपनी बीमारियां बताने लगेंगे। तब रघुवर प्रसाद को घबराहट होने लगी। उनका वेतन अच्छा होता तो बताता कि एक पुत्र अपने पिता की किस तरह परवाह करता है। पिता की छोटी छोटी अपेक्षाओं के सामने वह अस्थायी हो जाता कि वह नहीं अच्छा पुत्र नहीं समझा जा रहा है। अपनी असहायता से अब तक पिता साथ देते आए थे। पिता की सहायता से वह पिता का कैसे सहारा बन सके। यही न कि पिता को 200 रुपये की ज़रूरत है तो बेटे की सहायता के लिए पिता ज़रूरत को किसी तरह 150 रुपये तक सीमित कर दे। महाविद्यालय के पास घर मिल जाए तो एक बड़ा घर ले लें, आने जाने का पैसा बचेगा। तब तक सब औरतें चली गई। हाँ, मैं बताना भूल गया, हलवाई के यहाँ से
बतासा ले आते और बांट देते। कल भिजवा दूंगा। कैसे भिजवाओगे? जाने दो। ऐसे समय बड़े वाले बतासे बुलवा लिया करो, दो दो बतासे बिठवा दिया करो। तीर त्योहार में पड़ोस में नाउन आती होगी, चाहे तो पता लगाकर बतासे भिजवा देना। जी हाँ, अब रहने दो, आगे चाहे ध्यान रखना। अंदर नहीं बैठेंगे? उसने पिता से पूछा। उसका भी अंदर जाने का मन था। यहाँ हवा में अच्छा लग रहा है, दिया बत्ती का समय हो गया है। बहू से कह दे बत्ती जला दे, कुबेरी बेरिया अंधेरा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ। रघुवर प्रसाद अंदर गए। पत्नी एक कोने में बैठी थी, गुड़िया बैठी थी। रघुवर प्रसाद की पत्नी ने उसे अपने साथ के लिए रोक लिया। गुड़िया को देखकर रघुवर प्रसाद का मन हुआ उससे कहेंगे कि छोटी क्यों ऊ की मात्रा गु पर नहीं। कहा कि पिता क्या सोचेंगे। रघुवर प्रसाद के आते ही पत्नी ने गुड़िया को फुसफुसाकर जाने को कहा। वह भागती हुई चली गई। दिन के विदा होने का बाहर से कुछ अधिक अंधेरा कमरे में हो चुका था। रघुवर प्रसाद ने सोचा अभी बत्ती न जलाएं, 1 मिनट बाद जलाएं। वे पत्नी की और बड़े पिताजी दिख नहीं रहे थे। पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे थे। पत्नी के पास जाकर वे धीरे से बोले, चाय पी थी? पत्नी ने कुछ कहा नहीं। चाय पी थी? फिर भी पूछा। तब पिता के खांसने की आवाज़ आई। उन्होंने तुरंत खटका दबाकर बत्ती जलाई। पत्नी की नायलॉन की गुलाबी साड़ी का प्लास्टिक जरी का चमकीला काम बिजली के उजाले में फक से जगमगा गया। उजाला होते ही पत्नी की चूड़ियों की आवाज़ हुई। वह दीवार की तरफ धीरे से घूम गई और लाख और कांच की ढेर सी चूड़ियाँ पहनी थी। आलता वाले पैर को उजाला होते ही साड़ी में छुपा लिया था। तभी पत्नी ने उसकी तरफ इसलिए देखा कि क्या वह भी उसकी तरफ देख रहे हैं। पत्नी देख रही है। देखकर यह मुस्कुराया, वह भी मुस्कुराई। एक कमरे का घर जानकर पिता जानबूझकर 8 बजे की बस से लौट जाना चाहते होंगे। रघुवर का मन था कि पिता रुक जाते। अंदर आ जाइए, रघुवर प्रसाद ने दरवाजे के पास जाकर कहा। पिता उठे और अंदर आ गए। कमरे में एक बोरा बिछा था। पिता थोड़ी देर बोरे पर बैठे रहे, फिर भी बोरे पर लेट गए। यह देखकर रघुवर प्रसाद बाहर पड़ी खटिया अंदर ले आए। खटिया पर लेट जाते? नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। पिता को थका जानकर उसने कहा, आज रात रुक जाते, कल चले जाना। चला जाता हूँ, घर से पूड़ी लाया था, वही खाकर जाऊंगा। बासी पूड़ी नुकसान करेगी, रोटी खा लो। बासी पूड़ी दाल के साथ अच्छी लगती है। बहू से बोल देना जल्दी दाल सब्जी बना देगी, थोड़ा भात भी खाऊंगा। पत्नी खाना बनाने के लिए तैयार दिखी। उठकर चौके के डिब्बों को खोलकर दाल चावल ढूंढने लगी। जा बता दे दाल चावल कहाँ रखा है? पिता ने कहा। रघुवर प्रसाद ने चावल दाल आटा के डिब्बे बताए। सब्जी की टोकनी को देते हुए पत्नी के पास रख दी। टोकनी में आलू थे। पूड़ी बहुत थी, इसलिए पत्नी ने आटा नहीं छाना। खाना बनते एक पिता आंख बंद कर लेटे रहे थे। बेटे की गृहस्थी की खटर पटर आंख मूंद सुनना उन्हें सुख दे रहा था। उनको लगता होगा चलो बेटे की गृहस्थी हो गई। रघुवर प्रसाद कल की तैयारी में किताब खोलकर बैठ गए। उनकी खाना बनाने की पति को देख लेती थी। हर बार देखने में उसे छूटा हुआ नया दिखता। क्या देख लिया यह पता नहीं चलता, क्या देखना है यह भी मालूम नहीं था। देखने में इतना मालूम होता कि यह नहीं देखा था। पिता ने बहुत थोड़ा खाना खाया। 7 बज गए थे। सड़क की बत्ती जल गई थी। आपकी तबीयत ठीक है? वह पूछ बैठा। हाँ ठीक है, दिखना कम हो गया। बाई आँख से तो बहुत कम दिखता है। दाहिनी आँख में जोत बाकी है। मोतियाबिंद हो रहा है। घुटने में बहुत दर्द होता है। काम करने में थकावट लगती है। उठकर खड़े हो तो चक्कर आ जाता है। कमजोरी है, डॉक्टर को दिखा देते। होम्योपैथी वाले को नहीं, अंग्रेजी डॉक्टर को। अच्छा, दिखा दूंगा। रघुवर प्रसाद उठे। टीन की पेटी खोलकर उन्होंने पहले एक 50 रुपये उठाया, फिर 50 रुपया और निकाला। पेटी में अब करीब 200 रुपये बचे होंगे। महीना पूरा बचा। प्रबंध मंडल ने केवल 800 रुपये महीना स्वीकृत किया था। विभाग का अध्यक्ष को 1500 रुपये मिलते थे। इसके पहले बागा महाविद्यालय धमतरी में उनको 1200 रुपये मिलते थे।
ये रुपये खर्च के लिए रख लीजिए। कितने हैं? 100 रुपये। समझ लो बस से आने जाने में 50 रुपये खर्च हो गए। 20 रुपये और रख लीजिए। नहीं, तुम्हारा भी खर्च है, पहले भी रुपये दिए थे, रख लीजिए, मेरे पास और हैं। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुला लाए थे। बहू ने पैर छुए तो पिता ने आशीर्वाद दिया। आजू बाजू के कमरों से औरतें बच्चे झांक रहे थे। पिता के बैठने के बाद पिता का झोला लेकर रघुवर प्रसाद भी रिक्शे में बैठ गए। बहू से बोल दो अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, तुम्हारा घर बस्ती में एकदम बाहर है, सन्नाटा हो रहा है। जी कहकर वे रिक्शे से फिर उतरे। कमरे के अंदर जाकर पत्नी से कहा, दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊँगा। मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊँगा, उन्होंने अपने मन से कहा। पिता ने जितना कहने के लिए कहा था उससे ज़्यादा था। दरवाजे के पल्ले की आहट में पत्नी खड़ी थी। सिर पर पल्लू था। सिर झुकाए पत्नी ने सुना और धीरे से हाँ कहा। रघुवर प्रसाद को अपनी पत्नी का हाँ सुनना बहुत अच्छा लगा। पिता को छोड़ने गए तब से रात को करीब 9:30 बजे पैदल लौटे। सड़क की बत्तियों का उजाला घर के सामने था। उन्होंने दरवाजे की साकड़ को बहुत धीरे से खटखटाया ताकि केवल पत्नी सुने, आस पड़ोस न सुने। पत्नी की दरवाजे के पास तक आने की आहट हुई, चूड़ियों की खनखनाहट हुई तो लगा कि दरवाज़ा खोल देगी। तब दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने साकड़ फिर खटखटाया। दाहिने पड़ोसी के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। पड़ोस की औरत बाहर निकली। रघुवर प्रसाद को लगा खड़ा देखकर उसने कहा, दुल्हन सो गई होगी, जोर से खटखटाओ। जी हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने सोचा पड़ोसन अपना दरवाज़ा बंद कर ले, फिर वे खटखटाएं। पड़ोसन अंदर नहीं जा रही थी। उसने फिर कहा, खटखटाओ। साकड़ खटखटाने से पहले उनका हल्का धक्का दरवाजे को लगाओ तो दरवाज़ा खुल गया। पत्नी ने धीरे से इस बीच सिटकनी खोल दी होगी और उनको पता नहीं चला। दरवाज़ा खुलने के बाद उनकी नज़र पड़ोसन की तरफ गई। जाओ, पड़ोसन ने कहा, पर वे अंदर प्रत्याशित ऐसे चले गए जैसे अपने आप गए। जिस क्षण जाना था उस क्षण नहीं गए। प्रतिक्रिया में उनसे देर होती थी और उन्हें लगता था कि उन्होंने तत्काल काम किया है। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। पड़ोस से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वे दरवाजे से दूर चारपाई पर बैठ गए। पत्नी एक कोने में खड़ी थी, यहाँ सो गई थी। नहीं, पत्नी ने सिर हिलाया बस। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, शुक्र देखो, तुमको बुखार है क्या? पत्नी के पास बुलाने का और कोई तरीका उन्हें नहीं सूझा। पत्नी उनके पास आकर खड़ी हो गई। शरीर गर्म हो तो बाएं गर्म हाथ से दाहिने गर्म हाथ को छुओ तो पता नहीं चलता कि बुखार है। उन्होंने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को छूते हुए कहा। उन्हें लगा पत्नी का माथा हाथ छुएगी, पर नहीं छुई। पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो भी पत्नी ने नहीं छुआ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कोहनी के पास पत्नी को पकड़ा। चूड़ियाँ इतनी थी कि हाथ पकड़ने की और जगह नहीं थी। तुम्हारा हाथ तो मेरे हाथ से ज़्यादा गर्म है। और उन्होंने पत्नी का हाथ छोड़ दिया। पत्नी का हाथ सचमुच गर्म था। नहीं है, पत्नी ने इस तरह कहा कि उनका हाथ फिर से पकड़ ले और छोड़े नहीं। है सच में? खाना खा ली हो? उन्होंने फिर पत्नी से पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वे पिता के साथ पेट भर खा चुके थे। पिता ने केवल 2 पूड़ी खाई थी और थोड़ा भात। पूड़ी ज़्यादा थी। अम्मा ने सोचकर भेजा होगा कि बहू को आटा सानना ना पड़े। रघुवर प्रसाद ने ज़्यादा खा लिया था। थाली में बच्चा छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। इस आदत के कारण वे ज़्यादा खा जाते थे। पत्नी उनकी थाली में चुपके से पूड़ी डाल देती थी। पूछती नहीं थी कि इसलिए वे मना नहीं कर पाते थे। आखिर खाते खाते वे पानी का गिलास और थाली लेकर खड़े हो गए। पानी उन्होंने खड़े खड़े पिया और पानी बैठकर पियो, तब पिता ने कहा था। खाना खा ली। पत्नी को जस का तस खड़े देखकर रघुवर प्रसाद ने फिर पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, अच्छा नहीं लग रहा है? रघुवर प्रसाद ने धीरे से पूछा। अब की बार रघुवर प्रसाद का दिल धड़कने लगा। बुखार नहीं, पत्नी ने कहा। हाथ तप रहा है, अटकते अटकते उन्होंने कहा। नाड़ी देख लो, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद को नाड़ी देखना नहीं आता था। उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ा। छुरी इतनी थी कि नाड़ी नहीं मिलेगी, इसमें कम है। पत्नी ने अपनी दाहिना हाथ बढ़ाया। उतनी ही लगती है,
बस एक में टूट गई थी, यहाँ एक यहाँ कम काम करते करते टूट गई थी, केवल 2 कम है। हाँ, बैठ जाओ पत्नी बैठ गई। दाहिना हाथ की चूड़ी टूट जाती, बाएं हाथ की कम टूटती है, पत्नी कह रही थी। और फिर रघुवर प्रसाद नाड़ी टंटोल रहे थे। नाड़ी केवल वहाँ नहीं थी, वहाँ न मिलने पर उसने उसे कहाँ ढूंढे। छाती से थक थक टटोला जा रहा था। रघुवर प्रसाद को लगा कि हाथी के ऊपर उनकी पत्नी गोद में बैठी है। रात का काला हाथी था, उनकी सूंड धरती पर झूल रही थी। रात हाथी की छाल की तरह ऊपर नीचे डोलते हुए जा रही थी। वे पत्नी को संभाल कर पकड़े हुए थे। अंधेरे में कोई काई की तरह फिसलन होती थी, ऐसा रघुवर प्रसाद को लगा। पत्नी फिसल जाती थी। इसके बाद अंधेरे में पत्नी से पूछा, बस स्टैंड से रिक्शे में आए थे? नहीं, पैदल आए थे। पत्नी ने सुना कि रघुवर प्रसाद घोड़े पर आए थे। हाथी नहीं मिला? पत्नी ने पूछा। रघुवर प्रसाद ने सुना कि पत्नी पूछ रही है। रिक्शा नहीं मिला था? मिला था, पर पैदल आया। पैदल आने से पैसे बच गए थे, पास ही बस स्टैंड है। पत्नी ने सुना घोड़े के पैसे नहीं देने पड़े थे, बस स्टैंड पास है। घोड़े पर घोड़े पर आने से कितना समय लगा? पत्नी ने पूछा। जल्दी आ जाता, पर रास्ते में एक दोस्त मिल गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना रास्ते में एक घुड़सवार और मिल गया, और फिर इधर उधर घूमते रहे। इधर उधर घोड़े दौड़ते घूमते रहे। पत्नी ने सुना थक गए तो पिपरिया चाय की दुकान पे चाय पी ली। थक गए थे खंडर जैसी पुरानी सराय में केसरिया दूध पिया। पत्नी ने सुना अच्छी गर्म चाय थी, गाढ़ा गर्म दूध था। पत्नी ने सुना मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी। पत्नी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ घुड़सवारी करूंगी। अब की बार रघुवर प्रसाद ने सुना घुड़सवारी क्यों, खटिया में लेटे लेटे उड़ जाएंगे। रघुवर प्रसाद ने कहा पक्षी बनकर उड़ जाएंगे। पत्नी ने सुना हाँ। पत्नी ने कहा उड़कर सबसे पहले कहाँ जाएंगे? जहाँ 6 महीने की रात होती हो। रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने भी यही सुना 6 महीने की रात में इस खटिया पे लेटे रहेंगे। पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने भी यही सुना 6 महीने की रात खत्म होते होते फिर यहाँ 12 घंटे की रात में आ जाएंगे, आकर सो जाएंगे। पत्नी ने भी यही सुना हमारे उठने का रास्ता सुबह देखेगी। रघुवर प्रसाद ने कहा सुबह किस तरह रास्ता दिखेगी? जैसे ही हमारी नींद खुलेगी सुबह हो जाए। ज़्यादा देर सो गए तो ज़्यादा देर बाद सुबह होगी। रघुवर प्रसाद ने सुना ज़्यादा देर से सो गए तो ज़्यादा देर रात होगी। चिड़िया रास्ता देखेगी कि हम उठे जिसे सुबह हो, और वे चहचहाना शुरू करते हैं। सुबह सबसे पहले छोटी छोटी चिड़ियाओं की चहचहाट होती है, इसके बाद कोयल के बोलने की आवाज़ आती है। इस प्रकार हम इस दूसरे पार्ट को भी यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी मैं आपको और आगे के पार्टों में बताऊंगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए एक बार और धन्यवाद।